एसिड्स और बेस को समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अर्हेनियस की थ्योरी या अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अर्हेनियस की अम्लों और क्षारों की संकल्पना। अर्हेनियस कहता है कि ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस बच्चों जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर यानी कि पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करे। एनी केमिकल सब्सटेंस बच्चों विच लिबरेट्स हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इनटू वाटर इज नोन एज एन एसिड। ये अर्हेनियस की थ्योरी है बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप HCl के बारे में बात करें, व्हेन यू डिसॉल्व दिस HCl इनटू वाटर, तो आपने जब इसको पानी में घोला बच्चों तो ये हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोराइड आयन को लिबरेट करता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ऑन डिसॉल्विंग दिस इनटू वाटर इट लिबरेट्स बच्चों 2 हाइड्रोजन आयंस along with a सल्फेट आयन। इससे जब आपने पानी में घोला बच्चों तो इसने क्या क्या लिबरेट करे, 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन। एक और उदाहरण के तौर पे लेते हैं बच्चों हम लोग, ये लीजिए फॉर्मिक एसिड H3PO4। व्हेन यू डिसॉल्व दिस कंपाउंड इनटू वाटर देन व्हाट हैपेंस बच्चों, इट लिबरेट्स 3 हाइड्रोजन आयंस along with a फॉस्फेट आयन। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ऐसा कोई भी रासायनिक पदार्थ बच्चों जिसे आपने पानी में घोला और वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करे बच्चों, जलीय माध्यम में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन का त्याग करे, उसे हम कहा करते हैं एसिड। एंड हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज बाय एन एसिड, कोई भी एसिड बच्चों कितनी हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर रहा है उससे हम कहा करते हैं बच्चों उसकी बेसिसिटी। ध्यान दीजिएगा, एसिड के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं बच्चों बेसिसिटी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फर्निश्ड बाय एन एसिड, कोई भी एसिड बच्चों कितनी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, कितनी हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है, उससे हम कहा करते हैं उसकी बेसिसिटी यानी उसकी भास्मिकता। इसे हिंदी में नाम दिया जाता है बच्चों भास्मिकता और इंग्लिश में ऑफ कोर्स बेसिसिटी। ध्यान दीजिएगा, एसिड के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं बेसिसिटी। हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज बाय एन एसिड। जैसे यहाँ पर देखिए HCl ने कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करी बच्चों, 1। यू कैन सी HCl ने बच्चों 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करी, सो इट इज मोनोबेसिक। ये जो होगा बच्चों ये क्या होगा, दिस इज मोनोबेसिक। कोई भी एसिड कितनी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है बच्चों उसे हम कहा करते हैं उसकी बेसिसिटी यानी भास्मिकता। तो उस आधार पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोबेसिक, बिकॉज इट हैज रिलीज 1 हाइड्रोजन आयन। लाइकवाइज यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड कितनी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है इट इज रिलीजिंग 2 हाइड्रोजन आयन, वो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है बच्चों, इसीलिए ये क्या होगा, डाइबेसिक। चूंकि इसने 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करी इसलिए डाइबेसिक होगा बच्चों, और इसने 3 हाइड्रोजन रिलीज करी इसीलिए ये क्या होगा, ट्राइबेसिक। भाई यहाँ पर HCl ने 1 हाइड्रोजन आयन रिलीज करी, ये मोनोबेसिक। H2SO4 ने 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करी, वो डाइबेसिक। H3PO4 ने 3 हाइड्रोजन रिलीज करी, वो ट्राइबेसिक। कोई भी एसिड कितनी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसे आप उसकी बेसिसिटी यानी भास्मिकता कहते हैं। अब जब हम इन 3 एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो इन 3 एग्जाम्पल्स को देखने के बाद बहुत से लोग शायद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, बहुत से लोग शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साहब किसी एसिड में जितनी हाइड्रोजन होगी वो उतनी रिलीज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए HCl में 1 हाइड्रोजन थी तो उसने 1 रिलीज करी, H2SO4 में 2 थी तो उसने 2 रिलीज करी, H3PO4 में 3 थी तो उसने 3 रिलीज करी। सो मैनी पीपल यूज टू से सर हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस आर देयर, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने डेफिनेशन क्या बोली, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड इज नोन एज बेसिसिटी। कोई भी एसिड कितनी हाइड्रोजन आयन को फर्निश कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उससे बेसिसिटी कहते हैं। मैंने यही कहा बच्चों, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि साहब जितनी हाइड्रोजन आयन है उससे बेसिसिटी कहिए। क्यों भाई, उसके पीछे रीजन ये है कि साहब जितनी हाइड्रोजन आयन होगी उतनी वो रिलीज करेगा, और वो रिलीज करेगा तो वो बेसिसिटी हो जाएगी। तो आप देखो ना सर, HCl में 1 थी इसकी मोनोबेसिसिटी आई, H2SO4 में 2 थी उसने 2 उसकी डाइबेसिसिटी आई, H3PO4 में 3 थी वो ट्राइबेसिसिटी आई। अब इस आधार पर अगर समझा जाए बच्चों तो आप जरा गौर कीजिए, H3PO3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो H3PO3 में कितनी हाइड्रोजन है, इट हैज 3 हाइड्रोजन। सो उस आधार पर तो इसको कई लोग बोलेंगे सर ये ट्राइबेसिक। क्यों सर, इट हैज 3 हाइड्रोजन, सर इट हैज 3 हाइड्रोजन सो इट विल रिलीज 3 हाइड्रोजन, इट्स बेसिसिटी विल बी 3। बट ऐसा नहीं है।
जितनी हाइड्रोजन आयन होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी रिलीज हो ही सही। इसीलिए मैंने डेफिनेशन ये नहीं बोली है कि हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस आर देयर, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। मैंने क्या कहा, हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस कैन बी फर्निश्ड, कितनी हाइड्रोजन आयनों का त्याग किया जा सकता है, उससे आप बेसिसिटी कहते हो। अब ये जरूरी नहीं होता कि किसी एसिड में जितनी हाइड्रोजन हो उतनी सारी की सारी वो रिलीज हो जाए। जैसे H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जरा बनाकर देखिए। स्ट्रक्चर बनाना आपको पता है बच्चों, इफ़ यू ड्रॉ इट स्ट्रक्चर तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। ये लीजिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कुछ लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाते हुए बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बनाया करते हैं, हम बॉन्डिंग में देख चुके हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, दोज हाइड्रोजन विच आर अटैच टू ऑक्सीजन, ऐसी हाइड्रोजन बच्चों जो ऑक्सीजन से जुड़ी हैं उन्हें तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जो फास्फोरस से जुड़ी है उसे आप नहीं निकाल सकते। ये देखिए, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी थी, ये निकाली जा सकती है, या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी थी, ये निकाली जा सकती है, लेकिन जो हाइड्रोजन बच्चों फास्फोरस से जुड़ी है उससे नहीं निकाल सकते। मोस्टली ये होता है साहब, जो हाइड्रोजन है वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हुई है तो फिर उसे आप निकाल सकते हो। और ऑक्सीजन माशाल्लाह बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस भी है पर उतना नहीं है जितना ऑक्सीजन है। सो दीज हाइड्रोजन कैन बी रिलीज बट दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिलीज। सो ऑफकोर्स इट डज हैव 3 हाइड्रोजन बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी रिलीज, सभी की सभी रिलीज नहीं की जा सकती। Only those hydrogen which are directly attached to oxygen can be removed off. It is why I would say बच्चों it has 3 hydrogen but only 2 hydrogens can be released, so it will be बच्चों dibasic not tribasic. So basicity is number of hydrogen ions which can be released, not number of hydrogen ions which are being possessed by the acid molecule. Let me take another example बच्चों, if I talk about H3PO2. Now if you talk about H3PO2 तो H3PO2 में साहब यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास में आ गया और ये आपके पास में आ गया। नाउ यू ड्रॉ स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स इसमें 3 हाइड्रोजन हैं बट अगेन दोज ऑल 3 हाइड्रोजन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, वो तीनों हाइड्रोजन निकाली नहीं जा सकते। ओनली दैट हाइड्रोजन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन कैन बी रिलीज व्हाइल दीज 2 हाइड्रोजन्स कैन नॉट बी रिलीज। और ये दोनों हाइड्रोजन को आप रिलीज नहीं कर सकते, इसको आप रिलीज कर सकते हो, इसमें तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। सो इट इज बच्चों मोनोबेसिक। ये कौन सी हाइड्रोजन होगी बच्चों, ये होगी मोनोबेसिक यानी कि एकल भास्मिक। व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज मोनोबेसिक यानी कि एकल भास्मिक है बच्चों, क्योंकि इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। सो बेसिसिटी इज बेसिकली बच्चों हाउ मैनी हाइड्रोजन आयंस कैन बी रिलीज बाय एन एसिड मॉलिक्यूल। कोई भी एसिड का मॉलिक्यूल बच्चों कितनी हाइड्रोजन आयन का त्याग कर सकता है उसे हम कहा करते हैं उसकी बेसिसिटी, भास्मिकता। जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर देखे, इनमें जितनी जितनी थी उतनी रिलीज हुई लेकिन यहाँ पर नहीं। ऐसे आपको और भी उदाहरण मिल सकते हैं। एनीवेज बच्चों, सो ये तो हो गई बेसिसिटी के बारे में बात। अब यहाँ पर लगे हाथों हम एक और बात देखें बच्चों, जैसे हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस में इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा है, तुल्यांकी भार निकालना सीखा है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, अम्ल का बच्चों आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन क्या बच्चों उसकी बेसिसिटी। न्यूमरेटर में आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना है और डिनोमिनेटर में आपको क्या लेनी है बच्चों उसकी बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट जिसे आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। न्यूमरेटर में आपको उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट लेना है और डिनोमिनेटर में आपको उसकी बेसिसिटी यानी उसकी भास्मिकता लेनी है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब आप जानते हैं बच्चों, दैट वेट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 14/3 ग्राम नाइट्रोजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यू कैन से बच्चों द बेस्ट डेफिनेशन इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों, उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसा देखिए यहाँ पर HCl की बेसिसिटी कितनी बच्चों 1, HCl की बेसिसिटी है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों मोलर मास अपॉन 1 और मोलर मास की वैल्यू होगी साहब 36.5 अपॉन 1। भाई मोलर मास इसका कितना है 36.5 है ना, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया साहब 36.5। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम पूरा सॉल्व करने के बाद भी लिख सकते हैं। ये लीजिए साहब,
तो यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट है बच्चों वो मोलर मास अपॉन 1 आएगा, और HCl का मोलर मास यू मस्ट बी नोइंग बच्चों 36.5 अपॉन 1, जो कि इस आधार पर बच्चों 36.5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करता हूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बच्चों, मोलर मास अपॉन 2। अरे इसकी बेसिसिटी कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, 2 है, और H2SO4 का मोलर मास बच्चों 98 होता है, तो 98/2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 49। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें, ये लीजिए साहब मोलर मास अपॉन 3, मोलर मास अपॉन 3 बच्चों इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिसिटी 3 है। एनीवेज, अब इसका मोलर मास भी इफ यू कैलकुलेट बच्चों यू विल फाइंड द वेरी सेम वैल्यू, सो दैट इट इज 98/3। 98/3 को आप चाहें तो और डिवाइड कर दीजिए, 96 मेरे ख्याल से 32.67 हो जाएगा। सो कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चों, अगर मैं गलती कर दूं तो बड़ा भ्राता समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा भैया, मिच्छामी दुक्कडम। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं साहब। ये तो हमने एसिड के बारे में बात करी बच्चों। अर्हेनियस कह रहा है कि ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस बच्चों जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करे, उसे हम बोलते हैं एसिड। अब एक्चुअली प्रैक्टिकली होता, मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो जनरली वाटर में हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट डजंट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक्चुअली दिस हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विथ वाटर to give us H3O+, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बच्चों? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग अर्हेनियस की डेफिनेशन या अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे भी बोला करते हैं बच्चों कि क्योंकि हाइड्रोजन आयन डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन वाटर। हाइड्रोजन आयन जब वाटर से रिएक्शन करता है बच्चों तो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ऑलमोस्ट मैं बताऊँ आपको 256 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल पर रिलीज होती है। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने एक टेंटेटिव आइडिया आपको दिया बच्चों। तो हाइड्रोजन आयन डजंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन वाटर, इट एक्चुअली रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव अस हाइड्रोनियम आयन व्हिच इज रिलीजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। सो कुछ लोग ये भी बोला करते हैं साहब कि जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे उसे नहीं, जो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे उससे एसिड कहिए, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। सो मेरे ख्याल से ये पूरी पिक्चर आपको समझ में आ चुकी होगी। जो भी कुछ हमने लिखा है बच्चों इसे जरूर आप लिख लीजिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बेस के बारे में। अर्हेनियस बेस के बारे में क्या कहता है, चलिए हम उस बारे में समझते हैं। अर्हेनियस कहता है कि साहब बेस क्या, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस बच्चों जो एक्वस मीडियम में घोले जाने पर यानी वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें। भाई ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि वाटर में घोले जाने पर, जो कि पानी में घोले जाने पर बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। उससे बेस कहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए साहब NaOH, व्हेन यू डिसॉल्व दिस NaOH इनटू वाटर, जब आपने इस NaOH को पानी में घोला देन इट रिलीजेस बच्चों सोडियम आयन, इसने सोडियम आयन और साथ में बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं बात करता हूँ, ये लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों अगर हम इसे जब पानी में घोलते हैं बच्चों देन इट लिबरेट्स मैग्नीशियम एंड इट इज आयोनाइज इनटू मैग्नीशियम आयन एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। ये लीजिए साहब। Likewise, if you talk about aluminium hydroxide, when you dissolve this aluminium hydroxide into water बच्चों, जब आप इससे पानी में घोलेंगे, बच्चों तो ये लीजिए साहब आपके पास में क्या बन गया। जब आपने इसे वाटर में घोला बच्चों तो ये एल्यूमिनियम 3+ आयन और साथ में क्या बना देता है बच्चों 3 हाइड्रोक्साइड आयन। ये लीजिए साहब। सो ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस बच्चों जो कि वाटर में घोले जाने पर, पानी में घोले जाने पर बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करे। जो वाटर में घोले जाने पर बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करता है बच्चों, उससे हम कहा करते हैं बेस। और हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयंस हैव बीन रिलीज बाय द बेस मॉलिक्यूल, कोई भी बेस मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है उससे हम नाम दिया करते हैं बच्चों उसकी एसिडिटी। What is mean by acidity? How many hydroxide ions are released by a base molecule? कोई भी बेस मॉलिक्यूल ने कितनी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करी बच्चों, उससे हम कहेंगे उसकी बेसिस एसिडिटी। ध्यान दीजिए एसिड के लिए आप वर्ड यूज करते थे बेसिसिटी।
कंफ्यूज मत होइएगा सर कि सर होश में नहीं है, एसिड के लिए सर ने बेसिसिटी वर्ड यूज़ करा, बेस के लिए एसिडिटी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल होशो हवास में पढ़ा रहा हूँ आपको और उसी में ही पढ़ाया करता हूँ हमेशा। भाई एसिड के लिए आप टर्म यूज़ करते हैं बेसिसिटी और बेस के लिए आप टर्म यूज़ करते हैं बच्चों एसिडिटी। एनीवेज, तो कितनी उसने OH माइनस आयन रिलीज करी बच्चों, उससे उसकी एसिडिटी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं दिस इज मोनो एसिडिक, ये होगा बच्चों मोनो एसिडिक। ठीक इसी प्रकार से बच्चों इट इज डाई एसिडिक, ठीक इसी प्रकार से बच्चों इट इज ट्राई एसिडिक। भाई पहला जो कंपाउंड है वो मोनो एसिडिक है, दूसरा जो कंपाउंड है बच्चों वो डाई एसिडिक है और तीसरा ट्राई एसिडिक है। कितनी उसने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करी है उससे आप उसकी एसिडिटी कहते हैं। एक रिलीज करी मोनो एसिडिक, दो रिलीज करी डाई एसिडिक, तीन रिलीज करी ट्राई एसिडिक। और अब यहाँ पर बच्चों उसी तरीके से हम लोग इनका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। वी पीपल आर डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट वेट, जिसे आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट वेट वो क्या होता है जरा इस बारे में हम समझते हैं बच्चों। दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपके पास में बेस है बच्चों उस बेस का आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। इन न्यूमरेटर यू विल राइट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, न्यूमरेटर में आप बेस का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट लिखिए और डिनोमिनेटर में आप उसकी क्या लिखेंगे बच्चों एसिडिटी, अम्लीयता। इस तरीके से आपके पास में क्या आएगा बच्चों इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांक की बार। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस कैन बी इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। जैसे यहाँ देखिए साहब, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी कितनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की केवल मात्र 1 है। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 1 है इसलिए MO/1 आ गया और MO/1 से बच्चों 40/1। भाई NaOH का 40 होता है, आपको मोलर मास संभवतः पता होगा बच्चों। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट इतना आ गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों दिस इज मोलर मास ओवर 2। अभी मोलर मास अगर हम देखें बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो ये 24 और ये 17 टू जा 34 होता है। भाई 16 + 1 17 टू जा 34 + 24 58। मेरे ख्याल से मैंने सही करा और अगर गलती कर दूं बच्चों तो मैं उस गलती का जिम्मेदार नहीं रहूँगा भैया, वो आपको ध्यान रखना है। 29 आ गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 51 + 27 ये भी 58 आएगा ना, 51 + 78 आएगा, सॉरी 78 आएगा। तो 78/3 यानी कितना 26। सो इस तरीके से बच्चों आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बाबा, अपने को समझ में आ दे रहा है। और अपने को बेस का जो आपके पास में बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला और एसिड का कैसे निकाला, होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है बच्चों। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ बच्चों मैं, एक एसिड है BOH होल थ्राइस। BOH होल थ्राइस बच्चों ये बोरिक एसिड है। एक्चुअली इसको लिखा ऐसे जाता है, लेकिन इसको लिखा ऐसे जाता है तो कुछ लोग इसको शायद बेस समझ लेते हैं कि ये बेस है। ये बेस नहीं है बच्चों, ये मोनो बेसिक एसिड है। एक्चुअली इसका दूसरा लिखने का तरीका होता है बच्चों H3BO3। H3BO3 इसके स्केलेटन को यदि आप बनाएंगे बच्चों देन यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस आपको मिलेगा, जिससे आप लोग एक्चुअली में ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हैं। देयर आर 3 हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन बच्चों, बट एक हाइड्रोजन ही इसमें रिलीज कर पाते हैं। एक हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद में आप दूसरी हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ वेरी वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक किस्म का बच्चों मोनो बेसिक एसिड है ये। दिस इज़ वेरी वीक मोनो बेसिक एसिड। अब वेरी वीक से मतलब क्या बच्चों, चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। भाई पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ साहब इट इज़ अ वेरी वीक मोनो बेसिक एसिड। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय वेरी वीक, लेट अस अंडरस्टैंड दैट बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी एसिड कितनी आसानी से हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पा रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर कोई एसिड बच्चों आसानी से हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर पाता है, इफ एन एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस इजीली देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर बच्चों कोई भी एसिड वही हाइड्रोजन आयन को डिफिकल्टी से रिलीज कर पाता है, इफ इट इज एबल टू रिलीज दिस हाइड्रोजन आयन विथ डिफिकल्टी देन इट इज अ वीक एसिड।
अगर किसी एसिड ने बच्चों आसानी से हाइड्रोजन आयन रिलीज करी है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और कठिनाई से हाइड्रोजन आयन रिलीज करी है तो फिर वो वीक एसिड। और यही बात बेस में भी लागू होती है बच्चों। यहाँ इस पूरे टॉपिक में या पूरे चैप्टर में बच्चों हम लोगों को अभी आगे चल के एसिड्स और बेसेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, और निहायत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो, बहुत ज़्यादा। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर उठा लीजिए बच्चों, लगभग आपको ना के बराबर ही शायद ऐसा कुछ मिलेगा जब आपको एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन नहीं बने। मतलब एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो कितनी डिफिकल्ट या कितनी सिंपल एग्जाम हो बच्चों बनता ही है। तो हमें इस बारे में बात करनी है आगे चल के। तो अभी हम देखें बेसिकली व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बच्चों अगर कोई एसिड आसानी से हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कोई एसिड बच्चों डिफिकल्टी से हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो वीक एसिड, अगर कोई एसिड बच्चों जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर कोई बच्चों हाइड्रोजन थोड़ा सा लेट रिलीज करता है तो वो वीक एसिड। भाई आप कोई भी दो एसिड्स, कोई भी दो अम्लों की अगर तुलना करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे। मैं जो बात आपको एसिड्स के लिए बोल रहा हूँ बच्चों वही बात बेस के लिए भी लागू होगी। भाई हमारे पास में मान लीजिए कोई दो एसिड्स हैं HA1 और HA2। हमारे पास में कोई दो एसिड्स हैं बच्चों, एक HA1 और एक HA2। मान लीजिए आपने दोनों का बराबर एक जैसा का कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया। भाई यहाँ आपने HA1 को पानी में घोला और यहाँ HA2 को पानी में घोला। अब जब इनको आपने पानी में घोल दिया, व्हेन यू डिसॉल्व देम इनटू वाटर, अब आप ये देखिए कि दोनों में से कौन जल्दी डिसोशिएट हो रहा है। विच ऑफ दीज टू इज डिसोशिएटेड अर्ली, दोनों में से कौन जल्दी डिसोशिएट हो रहा है या कौन आसानी से डिसोशिएट हो रहा है। एक ही बात है, अगर कोई आसानी से डिसोशिएट हो रहा है या जल्दी डिसोशिएट हो रहा है या फिर बच्चों ज़्यादा मात्रा में डिसोशिएट हो रहा है, तीनों बातें एक ही हैं। आप बोलो भैया इजीली या आप बोलो अर्ली, एक ही बात है बच्चों। आप इजीली बोलो, अर्ली बोलो, या फिर आप बोलो बच्चों जो मोर अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा है। ऐसा कोई भी एसिड बच्चों जो ज़्यादा अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा है या जल्दी डिसोशिएट हो रहा है या आसानी से डिसोशिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इफ एन एसिड इज आयोनाइज्ड इजीली और अर्ली और इन मोर अमाउंट, तीनों में से कोई भी एक बात ले लीजिए बच्चों, तो फिर वो एसिड जो होगा वो एसिड क्या होगा बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक प्रबल अम्ल होगा। लेकिन अगर कोई एसिड डिफिकल्टी से डिसोशिएट हो रहा है या थोड़ा सा लेट डिसोशिएट हो रहा है या फिर बच्चों वो लेस अमाउंट में डिसोशिएट हो रहा है तो फिर वो वीक एसिड होगा। मैं एक बार फिर से बोले दे रहा हूं बच्चों, व्हाट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एसिड, द सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरी यू विल हैव टू रिपीट फॉर बेस। अगर कोई बेस आसानी से डिसोशिएट होता है, जल्दी डिसोशिएट होता है या ज़्यादा मात्रा में डिसोशिएट होता है तो वो बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन अगर कोई बेस देर से डिसोशिएट होता है, डिफिकल्टी से डिसोशिएट होता है या कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है तो वो बच्चों वीक बेस। अब जहां अमाउंट से मैं जब कह रहा हूं बच्चों तो यहां पर भी इसका तर्क, इसका अर्थ कई लोग गलत लगा लेते हैं। अमाउंट से मतलब ये नहीं होता कि कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। दोनों में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है बच्चों। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए हम यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि कौन ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, ज्यादा मात्रा भी कह रहे हैं, लेकिन उस ज्यादा मात्रा को समझने का थोड़ा सा तरीका, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं बच्चों आपको। यदि आप H2SO4 के बारे में बात करें और आप H3PO4 के बारे में बात करें तो आप एक बात यहां पर एक बात नोटिस करेंगे बच्चों कि H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और H3PO4 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ऐसा ही कुछ है, H2SO4 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है और H3PO4 3 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो हम बोलेंगे साहब कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वीक एसिड होगा। सर इसने 3 रिलीज करी, इसने 2। सर आपने देखा अभी बोला सर जो ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट हो वो स्ट्रॉन्ग, मैंने यही कहा। सो सम पीपल यूज टू गेट सम काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन, कंफ्यूजन तो अपने आप में एक फिर कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाएगा बच्चों। एक्चुअली में कई लोग यहाँ पर ये मतलब निकालते हैं कि जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा बेसिसिटी है वो स्ट्रांग है ना। एक बात आप बिल्कुल कंठस्थ होकर समझ, आप बिल्कुल क्लियर होकर समझ लीजिए बच्चों कि किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। भाई एक बात अलग है कि कोई एसिड की बेसिसिटी ज़्यादा है, भाई बेसिसिटी ज़्यादा है मतलब उसका एक मॉलिक्यूल बच्चों ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिफरेंट बात है। भाई कोई एसिड ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कौन ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट हो रहा है। फर्ज कीजिए आपने पानी में दोनों के 1 मोल घोले, भाई आपने पानी में इसका भी 1 मोल घोला और पानी में बच्चों आपने इसका भी 1 मोल घोला। अब इसका 1 मोल पानी में घोले जाने पर फर्ज कीजिए इसके 0.6 मोल जाके डिसोसिएट हुए और इसके 1 मोल पानी में घोले जाने पर बच्चों 0.4 मोल डिसोसिएट हुए। तो इसके पानी में आपने दोनों के यू डिजॉल्व्ड इक्वल अमाउंट इन वाटर, इन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों के आपने बराबर बराबर अमाउंट में घोला। लेकिन जब आपने इसका 1 मोल पानी में घोला तो उसके 0.6 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं और जब इसका 1 मोल पानी में घोला तो 0.4 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ जितने मोल्स डिसोसिएट होते हैं बच्चों दैट इज नोन एज एसिड। अगेन आई रिपीट, क्योंकि कई बार मैंने कंफ्यूजन देखे कई लोगों के मस्तिष्क में जब हम बोलते हैं साहब कि दैट एसिड विच इज डिसोसिएटेड इन मोर अमाउंट और विच इज लिबरेटिंग मोर हाइड्रोजन आयंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसका मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिसिटी, अरे यार जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगेन आई रिपीट बच्चों, इसका एसिड की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। बेसिसिटी और एसिडिटी हैज नो रिलेवेंस, हैज नो रिलेशन, हैज नो कनेक्शन, हैज नो काइंड ऑफ एडजॉइनिंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एसिड्स एंड बेस। भाई मोर अमाउंट से मतलब होता है कि पानी में आपने जब घोला तो वाटर में जब आपने डिसॉल्व किया तो वाटर में घोले जाने पर दोनों के बराबर अमाउंट घोले, जिसके ज़्यादा मोल डिसोसिएट होंगे वो स्ट्रांग होगा। इसका 1 मोल घोला 0.6 मोल डिसोसिएट हुए, इसका 1 मोल घोला इसके 0.4 मोल डिसोसिएट है। अरे जिसके ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं वो स्ट्रांग और जिसके कम डिसोसिएट हो रहे हैं वो वीक। इससे मतलब नहीं है कि इसकी बेसिसिटी क्या है। जैसे मैं और आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, यदि आपने ये HClO4 लिया, अब HClO4 के बारे में अगर आप बात करें, सपोज कीजिए इसका भी आपने पानी में 1 ही मोल घोला, यू डिजॉल्व 1 मोल इनटू वाटर। अब अगर आप इसको देखो तो ये तो कितनी, इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, तो उस आधार पर आप बोलोगे सर इसकी बेसिसिटी 1 है सर, ये तो बहुत वीक होगा, सर ये थोड़ा स्ट्रांग होगा, ये थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। नहीं, लेकिन जब आप पानी में इसका 1 मोल घोल रहे हो तो मालूम पड़ रहा है पानी में घोले जाने पर साहब इसके 0.7 मोल डिसोसिएट हो गए। इट इज़ नॉट उसकी बेसिसिटी क्या, इट इज़ नॉट उसकी एसिडिटी क्या है, द फंडा इज बच्चों हाउ मच इट इज़ बीइंग डिसोसिएटेड, वो कितना डिसोसिएट हो रहा है। इसके 0.7 मोल डिसोसिएट हुए, इसके 0.4 मोल डिसोसिएट हुए, इसके 0.6। सो बच्चों अगर इस आधार पर देखा जाए तो जो 3rd नंबर का एसिड है वो सबसे स्ट्रांग होगा, 1st नंबर का वीक होगा और 2nd नंबर का और भी वीक होगा। द थिंग इज दैट कौन ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट हो रहा है से मतलब होता है कि कितना ज़्यादा वो डिसोसिएशन हो रहा है, ना कि उसकी बेसिसिटी, ना कि उसकी एसिडिटी। तो ये बहुत कंठस्थ रखना आपको बच्चों। ऐसा कोई एसिड बच्चों या फिर बेस जो ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जिसका ज़्यादा डिसोसिएशन हो। एक्चुअली अभी आगे चल के हम लोग बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे बच्चों कि 1 मोल लेने पर जितने मोल डिसोसिएट होते हैं उसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मैं लिखे देता हूं बच्चों, 1 मोल लेने पर जितने मोल डिसोसिएट होते हैं, 1 मोल लेने पर बच्चों जितने मोलों का वियोजन होता है उसे हम कहा करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग DOD कहते हैं बच्चों। और इस DOD को हम लोग अल्फा से या फिर X से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड आइदर बाय सिंबल अल्फा और सिंबल X। 1 मोल लेने पर कितने मोल डिसोसिएट हुए उससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब इसके 1 मोल लेने पर कितने डिसोसिएट हुए 0.6, इसके 1 मोल लेने पर 0.4 और इसके 1 मोल लेने पर 0.7। सो 1 मोल लेने पर बच्चों जितने मोल डिसोसिएट होते हैं उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और हम जब बोलते हैं बच्चों मोर अमाउंट, तो मोर अमाउंट से मतलब हमारा होता है बेसिकली DOD। जिसकी DOD ज़्यादा होगी, आप यूँ कह सकते हैं बच्चों, जिस एसिड की DOD ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी DOD कम वो वीक एसिड। सिंपल सी बात है बच्चों, जिसकी DOD ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी DOD कम वो वीक एसिड। या जो जल्दी डिसोसिएट हो या आसानी से डिसोसिएट हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसकी DOD कम होती है बच्चों वो वीक एसिड। जो देर से डिसोसिएट हो या डिफ़िकल्टी से डिसोसिएट हो वो बच्चों वीक एसिड या फिर वीक बेस होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा मतलब क्या है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है और एक वीक बेस क्या है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। तो हम फिर से एक बार बोल देते हैं, जिस एसिड का डिसोसिएशन ज़्यादा हो, मतलब जिसकी DOD ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसकी DOD कम होती है बच्चों वो वीक एसिड होता है। जो जल्दी डिसोसिएट होता है, आसानी से डिसोसिएट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, इसी तरह से वीक का उल्टा हो जाएगा बच्चों।
अब यहाँ अगर एक्चुअली आपको दो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर भी करना हो बच्चों, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सच इस बारे में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। वी विल स्टडी मच मोर थिंग्स इन आयनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा इन दोनों का आपस में कनेक्शन है एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप पहले एसिड्स एंड बेस पढ़ते हैं, इसके बाद में आप आयनिक इक्विलिब्रियम भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। बट उसके लिए फिर आपको ये करना होगा कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के भी फंडे रखते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के फंडे भी रखते हैं, दोनों के लगते हैं। सो अगर जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर अटेंड करें, उससे पहले आप केमिकल और एसिड्स बेस कर लें, या फिर एसिड्स बेस के बाद में आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर लें, और इसके बाद में आप फिर आयनिक कर लें। एनीवेज, अब बच्चों अगर मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ, कोई दो एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 विथ रिस्पेक्ट टू एसिड 2। एसिड 1 की एसिड 2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? एक एसिड दूसरे एसिड के कंपैरिजन में कितना स्ट्रांग है, वन एसिड इज हाउ मच स्ट्रांग विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड एसिड बच्चों, वो कंपेयर करने का तरीका है बच्चों अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। अल्फा एज आई टोल्ड इज बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे वियोजन की कोटि बच्चों कहा जाता है। तो एक एसिड नंबर 1 एसिड 2 से कितना स्ट्रांग है बच्चों, उसको कंपेयर करने का तरीका क्या है? अल्फा 1 मतलब पहले एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा 2 दूसरे एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसके अलावा बच्चों आपके पास में इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये भी है बच्चों, अंडर द रूट ऑफ K1 अपॉन K2। अब ये Ka क्या है बच्चों, मैं Ka बता देता हूँ। Ka को हम बोला करते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसे हम क्या नाम देते होते हैं बच्चों? दिस वी कॉल एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि अम्ल वियोजन स्थिरांक। वी यूज्ड टू कॉल इट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये पहले एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, ये सेकंड एसिड का होगा। देखिए, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे बच्चों, उनका जो अल्फा है, उनका जो Ka है वो लार्ज होगा। अल्फा Ka जो होगा बच्चों वो क्या होगा? लार्ज। और जो वीक एसिड होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं बच्चों, उनका अल्फा और Ka जो होते हैं बच्चों वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उनका अल्फा और Ka ज़्यादा होगा, जो वीक एसिड होंगे उनका अल्फा और Ka कम होगा। कौन? एसिड्स के। और इसी तरीके से बच्चों अगर मुझे बेस के बारे में बात करनी है, अभी मैंने किसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था? बेस को। अगर मुझे दो बेसिस की स्ट्रेंथ को भी कंपेयर करना होगा, देन अगेन इट विल बी अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। भाई पहले वाले बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरे वाले बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इज इक्वल टू बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज अंडर द रूट ऑफ Kb1 अपॉन Kb2। भाई पहले बेस का डिग्री ऑफ पहले बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरे बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले बेस का बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, दूसरे बेस का बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। भाई ये क्या लिखा आपने? बेस का, है ना। जैसे आपने Ka को क्या लिखा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वैसे ही आप Kb के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? Kb के लिए आप लिख सकते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों यानी कि एक क्षार वियोजन स्थिरांक। तो हम एक बार फिर से रिपीट किए देता हूं बच्चों मैं आपके पास में, अगर मुझे कोई दो एसिड्स की या बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी एसिड का अल्फा या Ka जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और अगर ये वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना वीक होगा। इसी तरह से बेस के लिए जितना अल्फा या Kb जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और अल्फा या Kb जितना कम होगा बच्चों वो उतना वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा Ka ज़्यादा होगा, वीक एसिड का अल्फा Ka कम होगा। ऐसी बेस में भी अल्फा Kb ज़्यादा होंगे और स्ट्रॉन्ग के, और वीक के कम होंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि आपको अगर कोई दो एसिड्स की या दो बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने को आ जाता है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, या अंडर द रूट ऑफ K1 अपॉन K2, या फिर क्या बेस के लिए ऑब्वियसली अंडर द रूट ऑफ Kb1 अपॉन Kb2। अभी आगे चल के बच्चों जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां आप एक और टर्म देखेंगे बच्चों, pKa। pKa जो होता है बच्चों दैट इज माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka, माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka।
और यहाँ पर लॉग कौन सा बच्चों, जब भी लॉग के बेस में नहीं लिखा हो तो आप अंडरस्टूड है बच्चों बेस कौन सा होता है 10। अगर बेस नहीं मेंशन है तो वो अंडरस्टूड है बच्चों, वहाँ पर बेस 10 होगा। अब यहाँ पर जरा एक बात समझिएगा बच्चों, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपके पास में बच्चों कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का के जो होता है बच्चों वो लार्ज होता है। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का के जो होगा बच्चों वो लार्ज होगा, और अगर के लार्ज होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चों उसका लॉग के भी लार्ज होगा। गौर कीजिएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो उसका के लार्ज, ये तो आप लोगों ने अभी देखा स्ट्रॉन्ग एसिड का के लार्ज होगा, और अगर के लार्ज होगा बच्चों तो उसका लॉग के लार्ज होगा, और लॉग के अगर लार्ज होगा बच्चों तो उसका माइनस लॉग के क्या होगा, माइनस लॉग के बच्चों उसका स्मॉल होगा। अरे माइनस साइन लगा दिया, जितनी बड़ी क्वांटिटी के आगे आप माइनस लगाओगे वो उतनी छोटी हो जाएगी। बड़ी क्वांटिटी थी, इफ़ यू पुट अ माइनस साइन तो इट बिकम स्मॉलर, तो माइनस लॉग के स्मॉल होगा, और माइनस लॉग के स्मॉल होगा बच्चों तो फिर पी के ए और भी स्मॉल हो जाएगा। पी के जो है बच्चों वो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो के ए लार्ज, लॉग के लार्ज, और पी के उसका स्मॉल हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो के ए लार्ज तो लॉग के लार्ज, और लॉग के लार्ज तो माइनस लॉग के कम, और माइनस लॉग के कम बच्चों तो पी के कम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पी के कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पी के ए बच्चों कम होता है। जबकि उल्टा वीक एसिड अगर आप लेंगे तो वीक एसिड में क्या होगा बच्चों, वीक एसिड का के ए कम होगा, वीक एसिड का के कम होगा, और के कम होगा तो लॉग के कम होगा, और लॉग के कम होगा तो माइनस लॉग के कम होगा, सॉरी लॉग के कम होगा तो माइनस लॉग के ज़्यादा होगा, मतलब पी के ए ज़्यादा होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का बच्चों अल्फा और के ए लार्ज होते हैं, और उनका जो पी के ए जो होता है बच्चों वो स्मॉल होता है। इनका पी के ए जो है बच्चों वो स्मॉल होता है। और इसी तरीके से बच्चों वीक एसिड अगर आप लेंगे तो वीक एसिड का जो पी के ए होगा बच्चों वो लार्ज होगा। वीक एसिड का पी के जो होगा बच्चों वो क्या होगा, लार्ज। आई रिपीट, स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए लार्ज, स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए लार्ज तो लॉग के लार्ज। भाई बड़ी क्वांटिटी का लॉगरिथम बड़ा होता है, बड़ी क्वांटिटी का लॉगरिथम बड़ा होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो के ए ज़्यादा, और के ए ज़्यादा तो लॉग के ज़्यादा, और लॉग के ज़्यादा तो माइनस लॉग के कम। अरे उसके आगे माइनस साइन लगा दोगे तो वो छोटा हो जाएगा। जितनी बड़ी क्वांटिटी उसके आगे माइनस लगाने पे वो उतना छोटा हो जाता है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का के ज़्यादा तो लॉग के ज़्यादा, लॉग के ज़्यादा तो माइनस लॉग के कम, और माइनस लॉग के कम बच्चों मतलब पी के कम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पी के ए बच्चों कम होता है, जबकि वीक एसिड का पी के ज़्यादा होता है। और यही बात आप बेस के लिए भी बोल सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर आपके पास में क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो अल्फ़ा होगा, जो के बी होंगे बच्चों वो ज़्यादा होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के अल्फ़ा और के बी ज़्यादा होंगे, और वीक बेस के, स्ट्रॉन्ग बेस के बच्चों अल्फ़ा और के बी ज़्यादा होंगे, और वीक बेस के अल्फ़ा और के बी जो होंगे बच्चों वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के ज़्यादा होंगे, वीक बेस के कम होंगे। और अगर ये ज़्यादा हैं तो इसका पी के बी जो होगा बच्चों, इसका पी के बी स्मॉल होगा, और इसका पी के बी लार्ज होगा। भाई पी के बी क्या होगा, पी के बी बिल्कुल वैसे ही होगा। पी के बी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग के बी। जैसे पी के क्या होता था, माइनस लॉग के ए। भाई पी के होता था माइनस लॉग के, वैसे पी के बी होगा बच्चों माइनस लॉग के बी। हम अभी इनको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और समझेंगे। ये एक्चुअली अभी थोड़ा सा हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा, शायद आप अल्फ़ा के बारे में तो समझ गए हो। भाई एक मोल लेने पर जितने मोल टूटते हैं उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एक केस में मैंने आपको 0.4 लिखवाई थी अभी, एक केस में 0.6 आई थी, एक केस में 0.7 आई थी, तो वो क्या थी बच्चों, डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई एक मोल लेने पर कितने मोल डिसोसिएट हुए उसे आप बोलते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वियोजन की कोटि। अगर 0.4 डिसोसिएट हो तो डीओडी 0.4, अगर 0.6 मोल डिसोसिएट हो तो 0.6, 0.7 मोल डिसोसिएट हो तो 0.7 वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के केस में मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दो एसिड्स के अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो ये
और बात है बच्चों, इस बारे में हम लोग वैसे हालांकि जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट फिर भी आप ये लिख लीजिएगा बच्चों, मैंने इसे मिटा दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पीछे ले जाकर आप इसे मिटा दीजिएगा। मैं आगे आपको बताता हूँ बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखिएगा बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 4 एसिड्स आर गिवन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 4 एसिड्स आर गिवन, विच ऑफ दीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 4 एसिड्स आर गिवन, विच ऑफ दीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा बच्चों। आपको एक का दे रखा 0.23, एक का दे रखा 0.19, एक का दे रखा 0.31 और एक का दे रखा बच्चों 0.26। विच ऑफ दीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जबकि आपको इनकी डी और डी दे रखी है। अब कौन सा होगा सबसे स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों। इसके 1 मोल को पानी में घोलो तो 0.23 मोल डिसोसिएट होते हैं। इसके 1 मोल को पानी में घोलो तो 0.19 मोल डिसोसिएट होते हैं। इसके 1 मोल को पानी में घोलो तो मात्र 0.31 मोल डिसोसिएट होते हैं। और इसके 1 मोल को पानी में घोलो तो 0.26 मोल डिसोसिएट होते हैं। सबसे ज़्यादा अल्फा किसका बच्चों, इसका। सबसे ज़्यादा अल्फा इसका बच्चों, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, pKb of 4 bases are given. pKb of 4 bases are given, which of following is strongest base? pKb of 4 bases are given, which of following is strongest base? ये लीजिए साहब 4.71, 3.65, 3.98 और 4.23। आपको क्या गिवन है बच्चों, pKb of 4 bases are given, which of following is strongest base? अभी आपने क्या देखा बच्चों, जिसका pKb सबसे कम, जिसका pKb सबसे कम बच्चों वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसका pKb सबसे कम बच्चों वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इन चारों में सबसे कम मेरे ख्याल से ऑप्शन बी का है, आपके ख्याल से भी वही है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वही होगा। देखते से आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों। और अगर हमको कोई 2 एसिड्स या 2 बेसेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने पर क्वेश्चन आ जाता तो डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया बच्चों, कुछ ऐसा आएगा। अगर एसिड है तो अंडर द रूट ऑफ K1 अपॉन Ka2, और अगर बेस है बच्चों तो अंडर द रूट ऑफ Kb1 अपॉन Kb2। ये लीजिए साहब। तो इस तरीके से आप 2 एसिड्स या 2 बेसेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। अब अर्हेनियस की थ्योरी में हम लोगों ने देखा बच्चों, जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करे वो एसिड, जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन को लिबरेट ना करे, और जो हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करे वो बेस। ये थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ली बच्चों। लेकिन ऐसे कई सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होती, फिर भी वो एसिड है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, यू मस्ट बी नोइंग, ये एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, बेसिकली दिस इज एसिडिक। तो अब यहाँ जाकर अर्हेनियस की थ्योरी फेल हो गई। भाई अर्हेनियस बोलता है कि जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन लिबरेट करे, अब जिसमें हाइड्रोजन आयन हो ही नहीं तो क्या। भाई ऐसे, ये तो मैंने एक उदाहरण लिखा है, ऐसे हमारे पास में ढेरों सारे उदाहरण हो सकते हैं बच्चों जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता फिर भी वो एसिड होते हैं। तो अर्हेनियस की थ्योरी के हम लिमिटेशंस देख रहे हैं बच्चों। There are many compounds which do not have hydrogen ion, but still they are acids. Arrhenius theory fails. Likewise, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता फिर भी वो बेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों अमोनिया। अमोनिया में आपको पता है बच्चों, अमोनिया में अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो इसीलिए बच्चों ये क्या होगा, ये बेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अमोनिया बेस है, सबको पता है। अमोनिया जो होता है बच्चों वो क्षार है, वो एक बेस है। तो अर्हेनियस की थ्योरी की फेल्यूअर्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं बच्चों, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। अर्हेनियस बोलता है कि अगर हाइड्रोजन हो को लिबरेट करे तो वो एसिड। देयर आर मैनी कंपाउंड विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन बट स्टिल दे आर बिहेविंग लाइक एसिड। देयर आर मैनी कंपाउंड विच डू नॉट हैव हाइड्रोक्साइड एंड स्टिल दे आर बिहेविंग लाइक बेस। सो यहाँ जाके अर्हेनियस की थ्योरी फेल हो गई। हालांकि इसके लिए एक बच्चों थ्योरी दूसरी दी गई है जिसे हम मॉडिफाइड अर्हेनियस थ्योरी बोलते हैं। कुछ लोगों ने अर्हेनियस की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके भी बताया है कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसको पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे। जैसे ये देखिए, जब आपने इसको वाटर में घोला, व्हेन यू डिसॉल्व दिस इनटू वाटर, तो ये बच्चों हाइड्रोजन आयन और HCO3- आयन बना देता है।
तो ये भी बोला जाता है बच्चों, कुछ लोग अरहेनियस की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ये भी बोला करते हैं कि दोज केमिकल कंपाउंड विच इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन or hydronium ion. As I told earlier that this hydrogen ion will further react with water to give us hydronium ion. So a lot of amount of energy is released. I told लगभग 256 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होती है. Anyways, so कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने पानी में घोला, it doesn't have hydrogen ion, but on dissolving into water, it increases the concentration of hydrogen ion. It is why you can term this as an acid. Likewise, if you dissolve this ammonia into water, it doesn't have hydroxide ion, but when it is dissolved in water, my dear student, then it makes ammonium ion along with hydroxide ion. So there are some people who used to say that there are some compounds which increase the concentration of hydroxide ion on dissolving into water. जो जल में, पानी में, नीर में बच्चों घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण में वृद्धि करते विच एनहांस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इनटू वाटर आर बेसिस. तो कुछ लोगों ने ये भी थ्योरी बोली बच्चों. उसके अलावा अरहेनियस की थ्योरी में उसने वाटर की नेसेसिटी बता दी कि साहब वाटर होना बनता है. अगर वाटर है, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी एक्वस मीडियम में ही पढ़ी है, बट देयर आर मैनी कंपाउंड बच्चों जो पानी ना होते हुए भी एसिड है. भाई ऐसा तो है नहीं कि ड्राई HCl इज नॉट एन एसिड, ड्राई HCl इज स्टिल एन एसिड. ऑफ कोर्स पानी में घोले जाने पर यह हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, बट इवन इन ड्राई स्टेट इट एग्जिस्ट एन एसिड. यहां जाके अरहेनियस की थ्योरी फेल हो गई. भाई अरहेनियस की थ्योरी एक बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है, एक बात पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है कि एक्वस मीडियम होना जरूरी है. बट एज आई टोल्ड, ड्राई HCl पानी में नहीं घोला है, बट इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड. तो यहां जाके अरहेनियस की थ्योरी बच्चों फेल हो गई. अरहेनियस की थ्योरी फेल होने के पीछे पहले तो उसने क्या बोला भैया कि हाइड्रोजन आयन लिबरेट करना, कई कंपाउंड में नहीं है फिर भी वो एसिड है, और उसने एक्वस मीडियम की नेसेसिटी बोल दी साहब. उसके बाद में भी वो भी गलत हो गया. और फिर ऐसे भी कई सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों जो साल्ट है और वो एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट बच्चों एक बेसिक साल्ट है, इट इज़ अ बेसिक साल्ट. अब अरहेनियस की थ्योरी यहाँ जाकर काम नहीं कर पाती. भाई अरहेनियस की थ्योरी यहाँ जाकर काम नहीं कर पाती कि बेसिक साल्ट है तो क्यों बेसिक साल्ट है. इट डजंट एक्सप्लेन सच दैट. हालांकि वो मॉडिफाइड जो थ्योरी है आपकी कौन सी अरहेनियस की, उसके बेसिस पर कुछ हद तक एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अरहेनियस ने प्रैक्टिकली जो थ्योरी दी थी बच्चों उस बेसिस पर तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. सो Na2CO3 वाई Na2CO3 बेसिक साल्ट नहीं बताता. और जैसा इसने कहा कि एक्वस मीडियम होना जरूरी है, बिना एक्वस मीडियम के नहीं होता. और आपको एक बात तो पता है बच्चों, एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया. अब जहां एक्वस मीडियम नहीं होगा वहां अरहेनियस के हिसाब से कोई कंपाउंड एसिड नहीं होगा, कोई कंपाउंड बच्चों बेस नहीं होगा, और जब वो बेस नहीं होगा, एसिड नहीं होगा, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, उदासीनीकरण भी नहीं होगा. सो कुछ जगहों पर जाकर मतलब अरहेनियस की थ्योरी अगर देखा जाए बच्चों तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को नहीं समझा पाया. अगर एक्वस मीडियम नहीं है, इफ देयर इज नो एक्वस मीडियम, तो फिर बच्चों वो न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण को नहीं समझा सकता. अरहेनियस तो क्लियर कट बोल रहा है ना, एक्वस मीडियम होगा तो एसिड और बेस के बारे में बात करूंगा वरना नहीं करूंगा. मतलब अगर एक्वस मीडियम नहीं है देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस. बट इट डज इट हैपन? सो नो, इट हैपन्स. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो भैया बिना एक्वस मीडियम के, बिना बेस जलीय माध्यम के भी होती है. तो यहाँ जाकर अरहेनियस की थ्योरी फेल हो गई. सच कई सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पर कुछ लोग तोड़ मरोड़ के इसको बोल दें. बस बेसिकली दो तीन बातें हैं भैया कि कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है तो अरहेनियस बोलता है एसिड बेस नहीं होगा, लेकिन होते हैं कुछ साल्ट. मैंने जैसे ये एग्जांपल के तौर पर लिखा, ये एक बेसिक साल्ट है. अरहेनियस की थ्योरी इसको समझा नहीं पाई. ऐसे ही हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बच्चों दिस इज एन एसिडिक साल्ट. ये एसिडिक साल्ट है. अरहेनियस की थ्योरी इसको नहीं समझा पाई कि क्यों एसिडिक है. उसके बाद में वो एक्वस मीडियम का होना बहुत अवश्यम भावी मांगता बच्चों, बट बिना एक्वस मीडियम के नहीं हो सकता. लेकिन ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जो बिना एक्वस मीडियम के भी करते हैं. इसी तरह से बिना एक्वस मीडियम के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को वो नहीं समझा सकता, पर एक्चुअली में एसिडिक मीडियम बिना एक्वस मीडियम के भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. तो ये कुछ उसके फेल्यूअर्स हैं.